Good day, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Well, बेटा फिर से हमारी वही उड़ान की वर्कशीट्स, उनके सोल्यूशन, और अब तक मैं आपको 7 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ बच्चे। ये हमारी 8th वीडियो है, ठीक। इसमें हम वर्कशीट करेंगे इंग्लिश की 8th, वैसे ही मैथ्स की नेक्स्ट, ईवीएस की नेक्स्ट और हिंदी की नेक्स्ट। एंड आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान से पढ़े बेटा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जब आपका उड़ान वर्कशीट्स ख़त्म हो जाएंगी तो आपका एक टेस्ट भी होना है। तो जब इनको आप ध्यान से समझेंगे, करेंगे, तो ही बेटा उस टेस्ट को आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से समझें, अपनी कॉपी में करें और अपने होने वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ओके बेटा, चलिए लेट अस स्टार्ट विद इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर विद इंग्लिश हियर नाउ। कल हमने ये वाला पैराग्राफ किया था बेटा, जिसमें आपको इग्लू के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। आपने पैसेज करके रिलेटेड आंसर्स लिखने थे, है ना बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वर्कशीट 8, जिसमें हमको क्या दिया है, लेट अस रीड। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन, पोजिशन वर्ड्स इन और ऑन। ओके, आपने क्या करना है बेटा, इसके अंदर आपको पिक्चर्स दिख रही है। यहाँ पे एक डॉग है हाउस में, एक बर्ड है घर के ऊपर, एक आपको यहाँ पे डक नज़र आ रही है पानी में, है ना, एक आपको फ्रॉग दिख रहा है जो स्टोन्स के अंदर छुपा हुआ है। ओके बेटा, तो आपने बताना है बेटा कि इन लगेगा इन ब्लैंक्स में या ऑन। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं बेटा, दीज आर प्रेपोजिशंस। ये होते हैं पोजिशन वर्ड। पोजिशन मतलब जो आपको स्थिति बताते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ कहाँ पर है। ऑन मतलब होता है ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, और इन मतलब अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, जो फर्स्ट आपका फिगर है, ये वाला फोटो है, इसमें डॉग जो है वो घर के अंदर है ना। तो आपका ब्लैंक्स पहले हम रीड करते हैं। द डॉग इज डैश द डॉग हाउस। डॉग डॉग हाउस के कहाँ पर है बेटा, अंदर है ना। तो आप कुछ सोचो, इन भरोगे कि ऑन। यस, आप इन भर दोगे। सेकंड है, द बर्ड इज डैश द रूफ। आपको बर्ड दिख रही है, रूफ होती है छत। पक्षी छत के ऊपर है, ऊपर है ना बेटा, तो ऊपर के लिए आप क्या लगा दोगे, मैं आगे लिख देती हूँ, ऑन। इज इट क्लियर बेटा। नेक्स्ट है थर्ड, द डक इज स्विमिंग डैश द पॉन्ड। जो डक है वो पॉन्ड के, अब देखो आप खुद देख लो, तालाब के मतलब ऑन तो बिल्कुल ऊपर रहेगा, पैर उसके ऊपर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तालाब के अंदर तैर रही है डक, है ना। ठीक, तो क्या आएगा, एन। क्या आएगा बेटा, एन। मैं इसको क्लियर करके लिख देती हूँ, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है बच्चों। ऑन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ वाला, द फ्रॉग इज हाइडिंग डैश द स्टोन्स। ठीक है, तो आपको फ्रॉग दिख रहा है बेटा, फ्रॉग कहाँ पे है, स्टोन्स के अंदर है ना। देखो, अगर बिल्कुल स्टोन के ऊपर होता तो हम ऑन कर देते, ये स्टोन्स के अंदर है, तो वी विल राइट इन द स्टोन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पोजीशन वर्ड्स इन और ऑन वाले। दोबारा बता दे रही हूँ, ऑन मतलब होता है ऊपर और इन मतलब होता है अंदर। तो जो आपने देखा है यहाँ पोजीशन है, डॉग घर के अंदर है तो हमने इन द हाउस करा है, बर्ड छत के ऊपर है तो ऑन द रूफ कर दिया, जो डक है वो पानी में तैर रही है ना। पानी के ऊपर तो नहीं बोलते हैं, पानी में बोलते हैं, तो बेटा यहाँ पे इन आ गया। ठीक है, जो आपको मेंढक है वो आपको नज़र आ रहा है, वो स्टोन्स के अंदर छुपा हुआ है, तो इन द स्टोन्स। इज इट क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा आपको कुछ प्रपोजिशंस ही दी हुई हैं, पोजीशन वर्ड्स, पर अब थोड़े वर्ड चेंज कर दिए हैं, आपको ज़्यादा वर्ड्स दे दिए हैं। इन ऑन तो है ही, साथ में एट, बिहाइंड, अंडर। ओके, ये भी दे दिया है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर की तरफ देखो। देखो एट तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया। लुक एट द पिक्चर्स, पर वैसे तो ऑन भी कभी कभी हम पर के सेंस में लगा देते हैं, लेकिन वो ऊपर होता है, जैसे कोई चीज़ किस चीज़ के ऊपर रखी है। ऐड क्या होता है कि आप की तरफ देखो, जैसे लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखो या पिक्चर पर देखो,
है ना। जब आपको मैडम क्लास में पढ़ाती हैं तो बोलती है ना, बेटा लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, है ना, या बोर्ड पर देखो, वो आपका एट की सेंस देता है। फिर है ऑन, मालूम है आपको, ऊपर, इन, अंदर। बिहाइंड होता है बेटा पीछे। बिहाइंड क्या होता है? पीछे, जैसे कि कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे छुपी होती है। और अंडर होता है नीचे, ठीक है। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। अब इन पिक्चर्स को पहले हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखिए, टेबल के नीचे कौन है? कैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैट जो है वो टेबल के नीचे है, तो नीचे की सेंस आएगी। जो चूहा है, यहाँ पे आपको चूहा दिख रहा है, द माउस इज डैश द टेबल। जैसे माउस, हाँ यहाँ देखो, ये जो माउस है टेबल के कहाँ पे है? ऊपर है। तो आप सोचो क्या आएगा? यस, ऑन, है ना। तो आपको यही क्लियर हो जाता है। ये देखो यहाँ पे एक क्या दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे देखिए एक डॉग है जो गेट के पीछे छुपा है, आपको दिख रहा है ना, है ना। तो पीछे के लिए हम कौन सी सेंस लगाते हैं? बिहाइंड। क्या लगाते हैं बेटा? बिहाइंड, ओके। तो पीछे के लिए जो हमारी सेंस लगेगी वो होगी बिहाइंड, ओके। यहाँ पे जो आपका ब्लैंक्स फिल किया जाएगा, तो ये आपको पोजीशन क्या दिखा रहा है? बिहाइंड वाली। डॉग है बिहाइंड द डोर। यहाँ देखो आपको टेबल के ऊपर एक बाउल नज़र आ रहा है ना। तो बाउल कैसी पोजीशन है बाउल की? टेबल के ऊपर है, यस, तो ऑन वाली पोजीशन है। यहाँ आपको माउस जो बाउल के अंदर नज़र आ रहा है ना। चूहा बाउल के अंदर है, तो चूहे की पोजीशन क्या है? इन। और यहाँ पे क्योंकि कैट जो है वो टेबल के नीचे है, तो कैट की पोजीशन क्या है? अंडर, ओके बेटा। तो इस तरह से ये सब वर्ड जो हैं पोजीशन बताते हैं, जिनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में वी कैन से प्रपोजिशन आर द वर्ड्स विच शो द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, ठीक है। चलिए ब्लैंक्स भरना शुरू करें बेटा, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ब्लैंक है, द कैट इज डैश द टेबल। तो आपको दिख रहा है कैट कहाँ पे है? अंडर द टेबल। यू विल राइट अंडर, यानी कि नीचे। द माउस इज, माउस कहाँ पे है? यहाँ टेबल के ऊपर है। माउस इज ऑन द टेबल। देयर इज अ बाउल डैश द टेबल। अब बाउल जो है वो कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है, तो ऑन द टेबल। द माउस इज डैश द बाउल। ये माउस जो है कहाँ पे है? बाउल के अंदर है, तो अंदर के लिए हम क्या लगाते हैं? इन। द डॉग इज हाइडिंग डैश द डोर। दरवाजे के पीछे छुपा है ना डॉग बेटा, तो ओके, सॉरी डॉग नहीं बेटा, बिहाइंड। जो डॉग है वो दरवाजे के पीछे छुपा है, बिहाइंड द डोर, ठीक है। आई थिंक आपको जो पोजीशन वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। आप ध्यान से समझेंगे, इनको ब्लैंक्स में फिल करेंगे। पिक्चर आपसे बनती है तो कॉपी में बना लीजिए, और नहीं बनती है तो ओनली यू राइट द वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स हैं अंडर एंड ऑन, बिहाइंड, एट, ओके। तो उसको आप बाद में यहाँ पे फिल कर लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हिंदी की वर्कशीट की तरफ। तो बच्चे अब हम आगे हैं अपनी हिंदी की वर्कशीट पे। तो हमने लास्ट जो वर्कशीट की थी उसमें हमने क्रिया के बारे में सीखा था, है ना। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चले उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? क्रिया। जैसे खाया, पढ़ना, खेलना, गाना, नाचना, सोना आदि, ओके। ये आपका व्याकरण है बेटा हिंदी का। हिंदी की व्याकरण में क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ये सब हम करेंगे। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, अगला टॉपिक है गतिविधि 8 का बेटा। उसमें आपको ऐसे गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से संबंधित नीचे प्रश्न दिए हैं, जिनके आपने गद्यांश के अंदर से ही उत्तर छांट के लिखने हैं, या हो सकता है कोई एक आधा प्रश्न आपको आपके हिसाब से भी उत्तर लिखने को दे दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उमरावत गांव में फतेह सिंह नाम का किसान रहता था। उसने अपने खेत में गेहूं का उत्तम बीज बोया। कुछ समय बाद गेहूं की फसल लहलहा उठी। सुनहरी बालियों को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया, है ना। बाग बाग होना मतलब खुश होना।
फसल कटाई के बाद उसने गेहूं को मंडी में ले जाकर हसमुख नामक व्यापारी को बेच दिया। उस गेहूं से व्यापारी की पत्नी चांदनी ने गोल गोल रोटियां बनाई। फूली रोटियों को देखकर उनके बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अच्छी किस्म का गेहूं उगाने के लिए उन्होंने किसान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। ठीक बेटा, एक बार दोबारा आप अच्छे से पढ़ लेंगे पैराग्राफ को। यहाँ में उमरावत गांव के फतेह सिंह नाम के किसान के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं, संबंधित प्रश्न, उनको देखते हैं। तो बेटा गद्यांश को पढ़ने के बाद जो पहला प्रश्न है हमारा, गद्यांश में आए नामों को रिक्त स्थान में लिखें। है ना, आपने क्या करना है, जो जो गद्यांश में नाम आए हैं ना उनको रिक्त स्थान में लिखना है। अब नाम किस किस के, व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नामों को और स्थान के नामों को। तो आप देखिए सबसे पहले जो नाम आया वो है उमरावत, फिर आया है उमरावत नाम आया है, फिर आया है फतेह सिंह। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम। अच्छा, उमरावत तो गांव का नाम हो गया ना, तो आपका जो उमरावत है वो यहाँ चला जाएगा क्योंकि वो स्थान का नाम है। फतेह सिंह व्यक्ति का नाम है, यहाँ आ जाएगा बेटा फतेह सिंह। उसने अपने खेत में गेहूं का उत्तम बीज बोया। कुछ समय बाद गेहूं की फसल लहलहा उठी सुनहरी बालियों को देखकर। अच्छा, वस्तु का नाम, वस्तु इसमें क्या है? हाँ जी, तो गेहूं है वो एक खाने की वस्तु है, खाने की चीज़ है ना। गेहूं आपके खाने की वस्तु है, अनाज का नाम हो गया। ठीक है, बीज, गेहूं का बीज होता है वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि फसल कटाई के बाद सुनहरी बालियों, ठीक है, बालियाँ क्या होगी, जब आपकी जब फसल तैयार होती है तो जब लहलहाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। फसल कटाई के बाद उसने गेहूं को मंडी में ले जाकर, अब मंडी आपका स्थान हो गया, है ना बेटा, हसमुख नामक व्यापारी को, अब हसमुख क्या हो गया, व्यापारी का नाम हो गया। तो इस तरह से आपने बेटा जो जो इस पैराग्राफ में आए हैं, ठीक है, जो जो इस पैराग्राफ में आए हैं, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम और स्थान के नाम, ठीक है, ध्यान से देख के आपने, जैसे यहाँ पे आ गया रोटियाँ, रोटियाँ क्या है, खाने की वस्तु है, आप लिख सकते हो। गोल गोल ये हो गया, ठीक है। आगे देखो कुछ आपको दिख रही है तो, है ना, तो इस तरह से व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को आपने अलग अलग लिख देना है। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं जी। अगले प्रश्न में क्या दिया है, आपके पास बोले जाने वाले नामों का उसी प्रकार वर्गीकरण करो। हमारे आसपास जो नाम बोले जाते हैं ना, उसका उसी प्रकार वर्गीकरण करो। आप अपनी बोलचाल में इसी प्रकार अनेक नामों का प्रयोग करते होगे। तीनों प्रकार के दो दो नाम लिखो। मतलब ये बेटा, आपके आसपास बोले जाने वाले नामों का इसी प्रकार वर्गीकरण करो, ठीक है। मतलब व्यक्ति का नाम अलग, वस्तु का नाम अलग और स्थान का नाम अलग, है ना। इनका तीनों का अलग अलग वर्गीकरण करना है और अपनी बोलचाल में इसी प्रकार अनेक नामों का प्रयोग करते होंगे, करते हैं ना हम लोग। तो तीनों प्रकार के दो दो नाम लिखो। व्यक्ति का नाम, जैसे आपके आसपास रमेश रहता हो, रमेश व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। कोई लड़की रहती है सीता, सीता व्यक्ति का नाम हो गया। अब वस्तु का नाम, यहाँ आप लिख देंगे व्यक्ति का, यहाँ आप लिख देंगे वस्तु। अब वस्तु क्या होगी बच्चे, वस्तु घर में बहुत सारी हैं, है ना। जैसे वस्तु में आप क्या डाल सकते हो, आपके घर में कपड़ा है, कपड़े वस्तु हैं।
किताब वस्तु है। ऐसे अनेक चीज़ें हमने दो लिखने हैं, 2 ही लिखे हैं बेटा। अब है स्थान। अब बेटा स्थान तो बहुत सारे हैं, आपके आसपास भी स्थान है। जैसे मान लो हम दिल्ली ही मान लें, दिल्ली भी एक स्थान है। यहाँ आपने स्थान लिख देने हैं। हमने वर्गीकरण कर लिया ना अलग अलग, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो स्थान में डालो दिल्ली, दिल्ली सबको पता है एक जगह का नाम है। ओके। अच्छा आगरा, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल भी तो एक स्थान है। ठीक। तो बेटा आपको ये क्यों लिखवाया जा रहा है व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम? आपको लग रहा होगा बड़ा आसान सा चीज़ है, हमें क्यों बता रहे हैं? ये आपको इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि एक हमारी व्याकरण का, जैसे हमने क्रिया करी ऐसे होती है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है ना। तो ये रमेश, सीता वस्तु में हो गए, कपड़ा, किताब स्थान में हो गए, दिल्ली, ताजमहल, ये सब क्या है बेटा? संज्ञा है। ओके। चलिए अगली हम गतिविधि पढ़ते हैं। तो ये हमारी बहुत आसान सी गतिविधि थी। अब हम गतिविधि 9 भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है। इसमें भी पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, चलिए उसको पढ़ते हैं। राजा हाथी और राधा बिल्ली, राजा हाथी और राधा बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों ने तालाब में नहाने का निश्चय किया। तालाब के पास पहुंचकर राधा बिल्ली ने कहा, तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी। देखो बेटा ये मैंने आपको विराम चिन्ह थोड़ा बहुत कराए होंगे, तो उसमें देखो ये एक जो विराम चिन्ह है ये वाला, ठीक है, ये तब लगाते हैं जब हम कोई बात को डायरेक्टली किसी को बोलते हैं। जैसे तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी, किसने कहा? राधा बिल्ली ने कहा। तो इस बात को हमने हाईलाइट कर दिया, अलग से दिखा दिया कि ये बात उन्होंने कही है। आगे है, इस पर हाथी बोला, अरे राधा कैसे डूब जाओगी? हाथी भी बात बोल रहा है, आप मेरी पीठ पर बैठकर नहा लीजिए। राधा बोली, हाँ पर कैसे, आप तो बहुत ऊंचे हैं। राजा ने कहा, फिर अल्प विराम लगाया है बेटा यहाँ पे, राधा रानी, फिर अल्प विराम लगा हुआ है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको आराम से पीठ पर बैठा लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पहला, हाथी और बिल्ली के नाम क्या थे? तो देखो आपको उत्तर ऊपर नज़र आ रहा है ना, हाथी का नाम राजा था और बिल्ली का नाम राधा था। आप यहाँ पर लिख देंगे। गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं और दिए गए स्थान पर लिखें। तो गद्यांश में आए कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं? बेटा आपको बता दिया गया है पिछली गतिविधि में भी कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम। तो आप देखिए यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो सब संज्ञा है बेटा। राजा संज्ञा है, हाथी जानवर का नाम है वो संज्ञा है, राधा बिल्ली का नाम है वो संज्ञा है, बिल्ली खुद संज्ञा है। ठीक है। दोनों ने तालाब में नहाने का निश्चय किया, तालाब संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ हम गोला लगा सकते हैं इनको। तालाब, राधा बिल्ली। तालाब के पास पहुंचकर राधा बिल्ली ने कहा, तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी। इस पर हाथी बोला, अरे राधा कैसे डूब जाओगी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। पीठ आपके शरीर के अंग का नाम है, तो पीठ भी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है। राधा ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको आराम से पीठ पर बैठा दूंगा। तो इस तरह से जो आपके संज्ञा शब्द दिए हैं बेटा, गोला लगा के यहाँ पर लिख देंगे, है ना। कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, राजा, हाथी, तालाब, बिल्ली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अरे राधा, इसके बाद बेटा आपको ये जो विराम चिन्ह दिख रहा है ना ऐसे वाला, जिसमें एक लाइन है और नीचे बिंदी है, इसको बोलते हैं विस्मय आदि। क्या बोलते हैं बेटा? विस्मय आदि। जहाँ पे हम कोई भी भावना जाहिर करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो शब्द होता है, जैसे भावना जाहिर कर रहे हैं अरे राधा, है ना, तो वो राधा को हैरान होकर बोल रहा है कि अरे राधा, उसको बता रहा है कि तुम कैसे डूब जाओगी। ऐसे हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर फूल। तो वाह जो है वो क्या है, आपको अचंभित कर रहा है या आपको प्रफुल्लित कर रहा है, तो वाह हमने इसलिए लगाया है।
तो वहाँ के बाद क्या लग जाएगा, विस्मय आदि चिन्ह। ऐसे हम बोले हुर्रे, हम मैच जीत गए, तो हुर्रे अपने आप में वैसे कोई शब्द नहीं है, पर हमने खुशी की भावना जताने के लिए हुर्रे लगाया, तो हुर्रे के बाद भी क्या आ जाएगा, ये विस्मय आदि चिन्ह। तो ऐसे अरे राधा के बाद क्या है, विस्मय आदि चिन्ह। कैसे डूब जाओगी, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। वाक्य में कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो बेटा इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह है, एक विस्मय आदि और एक प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली गतिविधि 9 समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी मैथ्स की गतिविधि की तरफ। चलिए बेटा, हम आगे अपनी मैथ्स की एक्टिविटीज़ की तरफ। मैथ का कार्यपत्र कर रहे हैं हम लोग। कल मैंने आपको ये सही मिलान करे वाला करवाया था कि 56/7 है, तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 56 तक 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56। तो आपका 56 किस पर आया, 7 अट्ठे 56। तो आपका क्या आ गया, 8। मतलब 56 को आप 7 से भाग देंगे तो 8 हमने 8 से मिला दिया। ऐसे हमने ये सारे प्रश्न किए थे बेटा। अब हम नीचे प्रश्न तीसरा देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। तो तीसरा प्रश्न है बेटा आपका, घटा करो, सॉरी पूरा करो, है ना। पूरा करना है कैसे, देखो 42 को 6 से भाग किया है, तो बेटा ये भी भाग करने का एक तरीका होता है। जो छोटी संख्या होगी उसको हम इस तरह से भाग करके घटा कर करके दिखा सकते हैं कि उत्तर क्या आएगा, लेकिन बड़ी संख्या में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं एक बार। 42 भाग 6, फिर 42 में से 6 को भाग किया गया है। ठीक है, अब 42 में से 6 गया बेटा, क्या आएगा, 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 1 गया, 12 में से 1 गया 6 और 3 36। अब 36 में से फिर 6 घटा दोगे बेटा। अब 6 में से 6 गया 0, ठीक है, और 30 में से फिर 6 घटा दोगे। 30 में से 6 गया बेटा 24। अब 24 में से फिर 6 घटा दोगे, तो 24 में से 6 गया 18, 18 में से फिर 6 घटा दोगे, 18 में से 6 गया 12, 12 में से फिर 6 घटा दोगे, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, अब 6 में से फिर 6 घटा दोगे, जब तक 0 नहीं आता तब तक चलते रहेंगे। यस, आ गया 0। अब आपने ये देखना है कितने स्टेप होने के बाद 0 आया है। देखो, एक जो आपको दिया था 42 - 6, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 बार आपने घटाया है तब आपका 0 आया है। तो इसका मतलब जब 42 को 6 से भाग करेंगे तो से और आपका शेषफल क्या बच गया, 0। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जो ये उत्तर बचा है शेषफल है, ये क्या है, 0। समझ में आ गया बेटा। मैं एक और सवाल बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे। मान लो आपके पास है 36 को भाग करो 4 से, ठीक है, और आपको करना है घटा वाली विधि से। तो आप शुरू करते जाएंगे। पहले 36 - 4 कितना आया बेटा, 36 में से 4 गया 32, फिर 32 में से 4 घटा देंगे, 12 में से 4 गया 4, 8 और 2, फिर 28 में से 4 घटा देंगे, कितना बचा बेटा 24, फिर 24 में से 4 घटा दोगे, कितना बचा 20, फिर 20 में से 4 जिससे भाग कर रहे हैं ना वो नंबर घटाते जाओगे बार बार, फिर आया 16, फिर 16 में से 4 घटा दीजिए बेटा जी, कितना बच गया 12, यस, फिर 12 में से 4 गया 8, फिर 8 में से 4 गया 4 एंड एट लास्ट, और 4 में से 4 गया 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये स्टेप बन गए। अब हम काउंट करेंगे कितने स्टेप में, है ना बेटा, कितने स्टेप में ये हमारा जो है 0 आया है। देखें, चलिए सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 बार 4 हमने घटाया है तो हमारा 0 आया है। तो शेषफल तो हमारा क्या हो गया 0 और भागफल हमारा क्या हो गया 9। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है भाग करने का, लेकिन इससे वही संख्याएं पॉसिबल होंगी बेटा जो छोटी होंगी। अब मान लो आ जाए 848,
भाग 36, तो कितनी बार उसको भाग करते रहोगे आप, है ना। तो ये छोटे नंबर में इजी है, तो ये भी भाग करने का एक तरीका है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। तो ये आपको नीचे भी एक सवाल दिया है कि इसी प्रकार घटा करते हुए भाग की क्रिया पर आपस में चर्चा करें और आगे बढ़े, है ना बेटा। तो इस तरह से मैं आपको 2 सवाल और देती हूँ, आप अपनी कॉपी में वो भी करना ऐसे ही भाग के साथ। एक मैंने आपको दे दिया 18 भाग 3 और एक मैं आपको दे रही हूँ 21 भाग 7। तो ये दोनों ही सवाल आपने घटा करते हुए भाग की क्रिया दिखानी है। ठीक है बेटा, और फिर शेषफल और भागफल लिखना है। जितने स्टेप में 0 आएगा तो 0 जो आ जाएगा वो आपका शेषफल हो जाएगा, और जितने स्टेप घटा करने के बाद 0 आया है वो जो स्टेप होंगे वो आपका भागफल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारा बेटा तीसरा पार्ट दूसरा शुरू हो गया, आकृतियाँ और कोण। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये। ठीक है, आप लोग आकृतियाँ अपने चारों तरफ देखते हैं, आसपास देखते हैं, उन आकृतियों को ही हमने समझना है कैसी कैसी आकृतियाँ होती हैं, उनमें कैसे कैसे कोण बनते हैं। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि कोण क्या होता है। ठीक, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम ये सवाल करते हैं, चित्रों को उनकी छाया से मिलाओ। चित्रों को उनकी छाया से मिलाओ। देखो आपको दिख रहा है इसमें, अगर हम इसको यूँ रखते हैं पहले ऑब्जेक्ट को, तो इसमें त्रिभुज बन रहा है, तो इसकी छाया कैसी होगी, ऐसी। फुटबॉल है, इसकी छाया कैसी होगी, गोल। ये आपको पासा दिख रहा है उसका लूडो का, तो जब इसको यूँ रख देंगे सीधा, तो आप खुद सोचो छाया कैसी आएगी बेटा इसकी। इसकी छाया वैसे इसमें दी नहीं है, जो इसकी छाया आएगी ना बेटा वो चौरस आएगी बिल्कुल। जो इसकी छाया आएगी वो बिल्कुल चौरस होगी, जैसे आपका वर्ग होता है बेटा, चारों भुज है बराबर। फिर आपका नीचे आयत, इसकी छाया कैसी आएगी बेटा, ऐसी ही आएगी। फिर आपका यहाँ पे कोण है, अब इस कोण को यूँ रखेंगे, अब जैसे आप जोकर की टोपी को नीचे रखते हैं तो उसकी छाया कैसी बनेगी, गोल। ये भी आपका ऐसे पासे की तरह है, एक घन बना हुआ है, तो इसकी छाया भी कैसी आएगी जब रखोगे तो आप, वर्ग की। ये आपका एक घनाभ है, जैसे ईंट का आकार होता है, तो इसकी छाया कैसी आएगी बेटा, आयत की। और ये आपका गोल है। ठीक है, तो गोल की छाया भी कैसी आएगी, गोल। ठीक है बेटा, तो आपने इनको इन छाया से मिला दिया। बेटा इस परछाई जो आपने ये देखी है, चित्रों की छाया, तो ये जो आपके फिगर्स है ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये और ये और ये आपके 3D फिगर है बेटा। कौन से फिगर है, 3D। तो बेटा आपने अभी तक ज़्यादातर 2D शेप्स के बारे में ही पढ़ा है, 3D के बारे में ही पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को जानकारी होगी। तो एक बार देख लेते हैं बेटा 2D और 3D शेप में क्या फ़र्क होता है। ठीक है बेटा, 3D जो शेप्स होती हैं, 3D शेप वो होती हैं जो 3D फिर वो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं बेटा जो आप लोग, जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम होता है ना, जिसके अंदर जैसे कोई खाली बॉक्स हो गया वो आपका 3D बॉक्स हो गया। ठीक है, फुटबॉल हो गया, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, उसके अंदर आप कुछ डाल सकते हो, कुछ भर सकते हो। जैसे शंकु हो गया, जोकर की टोपी हो गई, है ना, उसके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, जिसके अंदर भी वॉल्यूम होता है, धारिता होती है, जिसके अंदर जगह होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो सारे जो फिगर होते हैं वो 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको। और जो हम प्लेन पेपर पे बिल्कुल सीधा ही ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ये सीधा ड्रॉ कर दिया बेटा, ये मैंने सीधा एक आयत ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपली प्लेन पेपर पे ड्रॉ हो गया, तो ये आपके हो गए 2D फिगर। लेकिन यही अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पे एक जैसे ईंट का शेप ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने एक ईंट का शेप ड्रॉ किया मान लो, तो ये बॉक्स सा बन गया। तो ये जो आपका है ये 3D फिगर है। ठीक है, एक सिंपल सा गोला मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लो जी, प्लेट या गोल हो गया, ये आपका 2D हो गया। ऐसे मैंने एक बॉल ड्रॉ करने की कोशिश करी, जैसे बॉल होती है, तो ये जो बॉल हो गई ये आपका हो गया 3D फिगर। ठीक है, तो जब बॉल को आप नीचे रखोगे तो छाया तो उसकी गोल ही आएगी ना बेटा,
लेकिन बॉल जो है वो है 3D फिगर। ठीक है, आप लूडो खेलते हो उसमें डाइस होता है। ठीक है, डाइस के अंदर खूब सारा प्लास्टिक भरा होता है, अगर प्लास्टिक का डाइस है तो वो आपका 3D फिगर है। लेकिन अगर यही आप वर्क बिल्कुल सीधा से चौरस बना दो पेपर पर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो वो आपका 2D फिगर हो गया। तो डाइस जब उसको आप रखोगे ऐसे और छाया देखोगे तो आपकी कैसी छाया आएगी, वर्क की छाया। तो ये 3D और 2D फिगर्स होते हैं बेटा। और मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। तो आई होप आप सबको ये फिगर नज़र आ रही होंगे बेटा। ये जो फिगर्स हैं ये आपके 3D फिगर्स हैं। कौन से फिगर्स हैं? 3D। इनको हम बोलते हैं बेटा 3D फिगर्स। ठीक है, देखिए अच्छे से इन शेप्स को आप समझ लीजिए। ये जो कोन है जोकर की टोपी जैसा, इसको हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं बेटा? शंकु। ये जो शेप आपको दिख रहा है जैसे लूडो का डाइस होता है ना, इसमें कितने वर्ग है? देखो, एक वर्ग ऊपर है, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, एक इस साइड होगा, एक नीचे और एक पीछे। तो कुल 6 वर्गों से मिलके बना है। इसको हम बोलते हैं घन। फिर है आपका ये देखो आयत है। एक आयत ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, नीचे, ऐसे कुल 6 आयत हैं। तो 6 आयतों से मिलके जो बनता है बेटा बॉक्स, इसको हम बोलते हैं घनाभ। और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, और हिंदी में बोलते हैं घनाभ। जैसे ईंट का शेप हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, है ना। स्फेयर, फुटबॉल, चांद, पृथ्वी, ये सब स्फेयर की शेप में है। इसको हम बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? गोला। अब आता है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम बेटा अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको फिगर मालूम होना चाहिए। आपको देख के पता चल रहा है जैसे ग्लास है ना, ग्लास का शेप आपका फ्रस्टम का होता है। बाल्टी आपके फ्रस्टम के शेप की होती है। फिर जो आपके अभी जो मेन फिगर है वो है बेलन, यानी कि सिलेंडर। ठीक है बेटा, बेलन जैसे हो गया आपका कोई भी पेन है, पेन का अगर सिर्फ खोखा देखेंगे तो बेलन की शेप में है ना बेटा। और कोई भी सीधे अब बेलन की शेप वाले भी ग्लास आते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर और हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो आई होप आप सबको ये 3D फिगर समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगला आपका प्रश्न है नाम से मिलाओ, है ना, आपने इनके नाम से मिलाना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। जैसे पहला आपका ये जो शेप है आपको पता चली गया होगा, मैंने आपको बता दिया है, ये है शंकु। तो शंकु बेटा यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये शंकु को आप कहाँ मिला देंगे? सीधे यहाँ, जिसको इंग्लिश में हम कोन भी बोलते हैं। ठीक है, कोन। दूसरी जो आपकी शेप है बेटा वो है स्फेयर, यानी कि फुटबॉल। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं बेटा? गोला। और इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर, SPHERE। अगला है बेटा, ये देखिए, ये जैसे लूडो का डाइस होता है, इसको हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं बेटा? घन। तो ये आपका किससे मिलेगा? यस, तो ये घन आपका, ये पहले आप सारे फिगर बना के ऐसे बॉक्स बना लेंगे, फिर ही आप उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका बन गया घन से, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, CUBE। अगला है बेटा ये आपका आयत है। क्या है बेटा? ये आयत। तो आयत आपको यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा, देखो नहीं लिखा हुआ ना आयत, तो इसको नहीं मिलाएंगे। फिर अगला है आपका ये बेलन। क्या है बेटा? ये है आपका बेलन। तो इसको हम बेलन से मिला देंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER। ओके बेटा, चलिए ये भी आपका क्या है? बेलन। ये आपका क्या है? शंकु। ठीक, ये आपका क्या है? गोला, पर ये 2D फिगर है। ये हमारा 3D फिगर है। ठीक है, और देखें ऊपर कुछ है। ये जो आपका फिगर है ये वाला, ये आपका है घन। और ये जो फिगर है बेटा, है ना बॉक्स की शेप का, ये आपका है घनाभ। क्या है बेटा? ये घनाभ। तो ये देखो लिखा है ना घनाभ, इससे मिला देंगे।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, CUBOID। मैंने पिछली आपको जो पिक्चर्स में दिखाया था सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इनको आप मिला लेंगे और सारी फिगर्स को अच्छे से समझ लेंगे किस फिगर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी कार्यपत्रक 2। ये बेटा हम अगली वीडियो में करते हैं। अब हम चलते हैं EVS की तरफ। तो ये हमारा EVS है बेटा। कार्यपत्रक 5 हमने कर लिया था। ये वाला मैदान में खेले जाने वाले खेल, घर के अंदर बैठ के खेले जाने वाले खेल, टीम से में खेले जाने वाले खेल। ओके, ये हमारी वर्कशीट हो गई थी। चलिए अब हमारी जो वर्कशीट शुरू होने वाली है वो है शिक्षा का पहला पाठ, स्वच्छता। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे ही बेटा आपको पता है कि हम जब भी कहीं बैठते हैं हम पहले ये देखते हैं हमारा जगह साफ़ हो। सिर्फ जगह ही साफ़ नहीं बेटा, हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है बेटा कि हम अपने शरीर को, सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी हैं कैसे स्वच्छ रखते हैं। तो अभी आप छोटे हो तो आप पहले शरीर की स्वच्छता समझो। हाथ धोना, रोज़ नहाना, ब्रश करना, हाथों को साफ़ रखना, आँखों को, बाल को, पैर को, हाथ को, पूरी बॉडी को साफ़ रखना आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो बेटा आपको क्वेश्चन क्या दिया है, लेट अस सी। चित्र को देखकर स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को पहचानो और लिखो। यह भी लिखो कि इन्हें अपनाना क्यों आवश्यक है। तो बेटा सबसे पहली जो आदत है वो है ब्रश करना। सिंपल, आपको पता ही होगा ब्रश करना क्यों आवश्यक है, ताकि दांत जो है वो मजबूत बने। ठीक है, और हमारा जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रह सकें, हमारे मुंह से दुर्गंध ना आए। ठीक है, तो ये आप खुद लिख सकते हैं बेटा इसके बारे में। फिर आप ये क्या बच्चा क्या कर रहा है, नहा रहा है। नहाना क्यों ज़रूरी है बेटा, ताकि हमारा शरीर स्वच्छ रहे, हमें कोई शारीरिक बीमारी ना हो, स्किन की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, जब बच्चे नहाते नहीं है तो उनके शरीर पे दाने वाने, फुंसी वगैरह हो जाती है गंदगी से, वो ना हो। तो नहाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे शरीर से दुर्गंध ना आए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हाथ धोना। दिख रहा है आपको, हाथ धुल रहे हैं बच्चे के। तो बेटा हाथ धोना क्यों आवश्यक है, ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो EVS के चैप्टर में आप कर रहे हो, जो आप हमेशा से आप जानते हो, बस आपको उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। ठीक है, तो वो आपने सीखना है, इसलिए मैं आपके लिखने के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि आप अपने विचार लगाकर और सोच समझकर इसको लिखें। लिख के पढ़े ज़रूर बेटा, पढ़े इसलिए कि पढ़ के ही आपको पता चलेगा आपने मात्राएँ ठीक लगाई हैं कि नहीं लगाई, सही लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, तो हाथ धोना क्यों आवश्यक है, ताकि आपके हाथ साफ़ रहें। ठीक है, हाथों के द्वारा आपके मुंह में जो भी आप खा रहे हैं वो हाथों की गंदगी मुंह में ना जाए। ओके, आप हाथ को पूरे शरीर पे लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, अगर हाथ आपके गंदे होंगे तो वो गंदगी वहाँ पे चली जाएगी। ठीक, तो साफ़ सफाई के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए हाथ धोना बहुत आवश्यक है। ये क्या कर रहा है बेटा बच्चा, बालों में कंघी कर रहा है। कंघी करना क्यों आवश्यक है बेटा, ताकि आपके बाल साफ़ सुथरे लग सकें, आप सुंदर दिखें, है ना बेटा। और दूसरा, बालों को अगर नहीं कंघी करेंगे तो बाल जकड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनमें गंदगी फंस जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कंघी करना बहुत आवश्यक है। तो जो जो आपके मन में विचार आते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला देखते हैं। ये क्या है बेटा, यस, जूते पॉलिश करना। जूते पॉलिश करना क्यों ज़रूरी है बेटा, कहा जाता है कि जूते जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी पहचान होती है, कि इंसान के जूते कभी गंदे नहीं होने चाहिए, कि जब हम उसको देखते हैं तो पहले जूतों से उसकी पहचान करते हैं कि इंसान कैसा है ना बेटा। तो जूते पॉलिश करने से क्या होगा, जूते आपके चमकते रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। अब पॉलिश करने की बात है बेटा, देखो यहाँ पे बच्चा जो है ये कपड़े पहन रहा है, दिख रहा है ना आपको, कपड़े पहनना। तो बेटा कपड़े पहनना क्यों आवश्यक है, अपने शरीर को बाहरी हवा और धूल मिट्टी से बचाने के लिए। दूसरा, आपका जब आप कपड़े पहन लेते हो तो आप अच्छे लगते हो, स्मार्ट लगते हो। ठीक है,
तो ऐसे और भी जो 1-2 रीज़न आपको समझ में आते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं बच्चे, जो हर बच्चे के लिए अलग अलग रहती हैं, कईयों की कुछ बातें समान रहती हैं, तो इसलिए ये आपका खुद से करने वाला काम है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगली जो क्वेश्चन है वो, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बेटा, ये भी आपके खुद की क्रिएटिविटी का है, खुद की रचनात्मकता का है कि आप अपने मन में कैसे कैसे विचार सोच सकते हैं। और ये वैसे खुद भी आप लोग खुद करते हो तो आप खुद ही बता सकते हो बच्चे। नीचे दी गई तालिका में व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्यों के विषय में लिखो कि ये कितनी अवधि में किए जाने चाहिए, है ना। समय अंतराल कितनी बार करने चाहिए। पहला है ब्रश करना। बेटा ब्रश दिन में कितनी बार करते हैं? 2 बार, सुबह और शाम। कोई कोई बच्चा जो दोपहर में भी ब्रश करता है कि मैंने खाना खा लिया, चलो मैं अब दोपहर में ही ब्रश कर लेता हूँ, है ना। तो ये हर बच्चे पे वेरी करता है। कंघी करना, सुबह तो हम नहा के एक बार कंघी करते ही हैं, ठीक है। फिर कई को आदत होती है कि वो दिन में दोबारा भी शाम को एक बार कंघी ज़रूर करते हैं, तो दिन में 1 या 2 बार। नाखून काटना, बेटा कम से कम हफ्ते में 1 बार। जिनके नाखून जल्दी बढ़ते हैं वो हफ्ते में 1 बार काटेंगे, जिनके जो जल्दी बढ़ते हैं वो हफ्ते में 1 बार काटेंगे, जिनके बहुत कम बढ़ते हैं वो 15 दिन में भी 1 बार काट सकते हैं। बालों में कटिंग कराना, जिनके बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है बच्चे हफ्ते में 1 बार कट कराते हैं। जिनके बालों की ग्रोथ कम होती है, कम बाल बढ़ते हैं, वो 15 दिन में 1 बार करा लेते हैं। तो ये सब पे डिपेंड करता है, तो इसलिए सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते जाएंगे। वस्त्र बदलना, कम से कम दिन में 2 बार वस्त्र जरूर बदलने चाहिए। सुबह तो आप बदलते ही हो नहा के, रात में सोने से पहले भी वस्त्रों को बदलना आवश्यक है। स्नान करना, बेटा स्नान आप सुबह 1 बार करते हो, ठीक है। और कई बच्चों की आदत होती है वो रात को सोने से पहले भी स्नान करते हैं, मेरी खुद की भी आदत है, ठीक है। तो दिन में 2 बार। तो जिनको दिन में 1 बार लिखना है, जो 1 बार ही करते हैं वो 1 बार भी लिख सकते हैं। तो ये आपका खुद का है बेटा कि आप कौन सा काम कितनी बार करते हो और कितनी बार किए जाने चाहिए, है ना बेटा। तो ये आप लिख देंगे। वैसे कंघी 2 बार की जानी चाहिए। नाखून, हफ्ते में 1 बार। हर संडे को अपना नाखून ज़रूर काटने चाहिए, ठीक है। ऐसे बालों की कटिंग हफ्ते में 1 बार, वस्त्र बदलना दिन में 2 बार, स्नान करना दिन में 2 बार, ठीक है बेटा। तो ऐसा आपका ये व्यक्तिगत स्वच्छता का काम रहना चाहिए। चलिए बेटा, अगला है कार्यपत्रक 2, ये हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अपना काम करते रहें। टोटल आपकी अब तक 8 वीडियो हो गई हैं। 8 वीडियो को आप लोग 1 बाय 1 भी देख सकते हो। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी नई वीडियो है उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, पुरानी वीडियोस भी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से करें, घर में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें बेटा, और अपना काम करते रहें।